हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लाउड। आज हम देख रहे हैं मध्यकालीन भारत में। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन देखते हैं पहले, इसके बाद एमसीक्यूज बनाएंगे। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। सुल्तान महमूद शाह द्वितीय के शासनकाल 1394 ईस्वी में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बना। उस समय उनका शासनकाल था महमूद शाह द्वितीय का। इनके शासनकाल में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बना। इसका संस्थापक मलिक सरवर था, जिसने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की। मलिक सरवर मोहम्मद शाह द्वितीय का दास था। सुल्तान ने उसे मलिक उस सर्क यानी पूर्व का स्वामी तथा ख्वाजाए जहाँ की उपाधि प्रदान की थी। सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा, किंतु 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित करके जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। इब्राहिम शाह सरकी 1402 से 1440 ईस्वी गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार 1401 ईस्वी, जबकि जौनपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार 1402। जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक था इब्राहिम शाह सरकी। उसके शासनकाल में एक नवीन प्रकार की शैली, जिसे सरकी शैली कहते हैं, उसका उदय हुआ। उसने स्वयं सिराज ए हिंद की उपाधि धारण की। उसके समय में जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैल गई और जौनपुर भारत का सिराज नाम से विख्यात हो गया। विद्यापति ने कीर्तिलता काव्य में जौनपुर और इब्राहिम शाह का सुंदर वर्णन किया है। 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैनुल आबिदीन इसके नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। उसने जजिया कर हटा दिया तथा गो हत्या को निषिद्ध कर दिया। उसने महाभारत और राजतरंगिणी का पारसी में अनुवाद करवाया। वुलर झील में जैना लंका नामक द्वीप का निर्माण जैनुल आबिदीन ने ही करवाया था। जैनुल आबिदीन 1420 से 1470 तक जिसका कार्यकाल है, उसको धार्मिक सहिष्णुता तथा अच्छे कार्यों के कारण कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। 1407 ईस्वी में सुल्तान मुजफ्फर शाह के नाम से जफर खान ने स्वयं को गुजरात का सुल्तान घोषित किया। इसने मालवा के शासक हुशंग शाह को पराजित कर उसकी राजधानी धार पर अधिकार कर लिया, किंतु बाद में उसने उसका राज्य वापस कर दिया। 1458 ईस्वी में फतह खां सिंहासन पर बैठा। उसने अबुल फतह महमूद की उपाधि धारण की, परंतु इतिहास में वह महमूद बेगड़ा के नाम से विख्यात हुआ। इसकी मुख्य विजय चंपानेर और गिरनार के दृढ़ किलों की थी। दक्कन के अमीरान ए सादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां यानी हसन गंगू 1347 से 1358 ईस्वी जिसका कार्यकाल था, वो नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासन रूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। किसने डाला ये डाला जफर खां ने। उसने गुलबर्ग को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम अहसानाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसके चारों तरफ अथवा प्रांतों में विभाजित किया। चार तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित किया: गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। बहमनी राज्य से स्वतंत्र हुए राज्य इस प्रकार हैं: राज्य, संस्थापक और राजवंश। बरार राज्य, संस्थापक फतेहुल्लाह इमाद शाह और राजवंश इमाद शाही वंश। राज्य बीजापुर, संस्थापक यूसुफ आदिल शाह, राजवंश आदिल शाही वंश। राज्य अहमदनगर, मलिक अहमद के द्वारा संस्थापित निज़ाम शाही वंश। गोलकुंडा, कुली कुतुब शाह के द्वारा संस्थापित कुतुब शाही वंश। बीदर, अमीर अली बरीद शाही वंश। बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का एक महान विद्या प्रेमी तथा विद्या का संरक्षक था। बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। उसकी प्रजा उसके उदार दृष्टिकोण के कारण उसे जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करती थी। गरीबों की सहायता करने के कारण उसे अब लाबाबा या निर्धनों का मित्र ये कहा जाता था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी संगीत संग्रह किताब नौरस की रचना की। उसी के काल में फरिश्ता ने तारीख फरिश्ता नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना पूरी की। इब्राहिम ने नौरसपुर नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद के नाम से विख्यात है। यह भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है तथा विश्व के विशालतम गुंबदों में से एक है। गुजरी महल राजा मान सिंह तोमर ने 1510 ईस्वी में बनवाया था। वर्तमान में गुजरी महल को संग्रहालय का रूप दे दिया गया है।
अब देखते हैं एमसीक्यूज। जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया था। ये मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में कराई। सुल्तान महमूद शाह द्वितीय के शासनकाल 1394 में जौनपुर एक स्वतंत्र राज्य बना। इसका संस्थापक मलिक सरवर था, जिसने स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की। मलिक सरवर महमूद शाह द्वितीय का दास था। सुल्तान ने उसे मलिक उस सर्क या पूर्व का स्वामी तथा ख्वाजाए जहां की उपाधि प्रदान की थी। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? जौनपुर को। इब्राहिम शाह सरकी जौनपुर के सरकी वंश का सबसे महान शासक था। वह विद्या और कला का प्रेमी था। उसके शासनकाल में एक नवीन प्रकार की शैली, जिसे सरकी शैली कहते हैं, उसका उदय हुआ। इस शैली में साधारण प्रकार की मीनारें हटा दी गईं और उनमें हिंदू प्रभाव के चिन्ह झलकने लगे। उसने स्वयं सिराज-ए-हिंद की उपाधि धारण की। उसके समय में जौनपुर की सांस्कृतिक ख्याति चारों तरफ फैल गई और जौनपुर भारत का सिराज नाम से विख्यात हो गया। निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता था? जौनपुर को। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खां था। 1394 ईस्वी में मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की थी। सरकी शासकों ने लगभग 85 वर्षों तक स्वतंत्रता पूर्वक शासन किया, किंतु 1479 में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित करके जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। जौनपुर को पूर्व या भारत का सिराज कहा जाता था। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है, वह है जैनुल आबदीन। 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैनुल आबदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। उसने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर हटा दिया। ऐसा करने वाला वह प्रथम शासक था। उसने गो हत्या को निषिद्ध कर दिया। उसके समय में महाभारत, दशावतार तथा राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया गया। उत्तम सोम पंडित ने कश्मीरी भाषा में कश्मीर का इतिहास लिखा। जैन प्रकाश और जैना विलास नामक ग्रंथ भी इसी के समय में लिखे गए। निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? जैनुल आबदीन ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जैनुल आबदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में क्या शामिल है? बुर्ज, बौद्ध पगोडाओं से समानता और फारसी शैली। इनमें से कौन सा या कौन से सही हैं? ये तीनों शामिल हैं। कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है बुर्ज, फारसी शैली और बौद्ध पगोडाओं से समानता इनकी। तो हमारा सही उत्तर है 1, 2 और 3। सिकंदर बुतशिकन द्वारा श्रीनगर में जामा मस्जिद का निर्माण 1400 में करवाया गया था, जिसके बाद जैनुल आबदीन द्वारा और विस्तारित करवाया गया इसे। मस्जिद की विशेषताओं में बुर्ज, फारसी शैली तथा बौद्ध पगोडाओं से समानता ये सभी शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? मुनि जीन विजय सूरी, ये उसमें नहीं था। जैन विद्वान मुनि जीन विजय सूरी अकबर के दरबार से संबंधित थे, जबकि मुनि सुंदर सूरी नाथा तथा टिल्ला भट्ट कुंभा के दरबार के संबंध थे। मुनि सुंदर सूरी, नाथा और टिल्ला ये भट्ट कुंभा के दरबार से संबंधित थे। निम्नलिखित से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा, ये सही नहीं है। बाकी राणा हमीर मेवाड़ सही है, राणा चुंडा मारवाड़ सही है, मलिक राजा फारूकी खानदेश सही है। तो जो सही नहीं है वो है ऑप्शन डी। जौनपुर सल्तनत उत्तर भारत में 1394 एवं 1479 के मध्य एक स्वतंत्र इस्लामिक राज्य था। इस सल्तनत पर सरकी राजवंश का शासन था। इसकी स्थापना 1394 में ख्वाजाए जहां मलिक सरवर द्वारा की गई थी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। मध्यकालीन भारतीय राज्य और वर्तमान क्षेत्र। निम्न युग्मों में से कौन सा या कौन से सुमेलित हैं? पहला है चंपक मध्य भारत, दूसरा है दुर्गर जम्मू, तीसरा है कुलूत मालाबार। तो केवल 2 जो है दुर्गर जम्मू ये सही है। मध्यकालीन भारतीय राज्यों में चंपक यानी चंबा तथा कुलूत यानी कुल्लू, इसका संबंध हिमाचल प्रदेश से है।
दुर्गर जम्मू में स्थित था। चंपक, दुर्गर और कुलुत राजपूतों से संबंधित हैं। इन तीनों राज्यों का उदय त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल राज्यों पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के पतन के परिणाम स्वरूप हुआ था। बहमनी राज्य की स्थापना की थी किसने? अलाउद्दीन हसन ने। दक्कन के अमीरान ए शादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफ़र खां, जिसे हसन गंगू भी कहते हैं, 1347 से 1358 तक जिसका कार्यकाल था, जफ़र खां नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासनरूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नवसंस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम अहसानाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे चार तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित किया: गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। प्रत्येक प्रांत एक शासन के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा आरंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन। बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1347। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्न में से कौन सी थी? गुलबर्गा। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? हसन गंगू। बहमनी राज्य स्थापित हुआ था कब? 14वीं सदी में, 1347 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, इनका सुमेल करें और नीचे दिए गए कुटों में से सही उत्तर चुनें। आदिल शाही, कुतुब शाही, निज़ाम शाही और सरकी शाही, और इनका जगह दिया हुआ है। तो आदिल शाही पहला है। आदिल शाही ये है बीजापुर से संबंधित। फिर है कुतुब शाही, ये है गोलकुंडा से संबंधित। उसके बाद आते हैं निज़ाम शाही जो अहमदनगर से संबंधित, और सरकी शाही जौनपुर से संबंधित। तो हमारा सही उत्तर है डी। बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की। कुतुब शाही वंश की स्थापना गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह ने की। निज़ाम शाही वंश की स्थापना अहमदनगर में मलिक अहमद ने की। सरकी शाही राजवंश ने जौनपुर में शासन किया तथा इस वंश की स्थापना मलिक सरवर नामक हिजड़े ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? निम्न मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा उसे जगत गुरु कहकर पुकारती थी? इब्राहिम आदिल शाह को। बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक महान विद्या प्रेमी तथा विद्या का संरक्षक था। उसकी प्रजा उसके उदार दृष्टिकोण के कारण उसे जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करती थी। गरीबों की सहायता करने के कारण उसे अब लाबाबा या निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था। निम्न में से कौन किताब नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर सल्तनत के शासक थे। इन्होंने किताब नौरस नामक पुस्तक दक्कनी भाषा में लिखी थी। अहमदनगर के निज़ाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। इस प्रकार अहमदनगर के निज़ाम शाही वंश का अंत हुआ। शाहजहां ने छल बल से अहमदनगर पर अधिकार किया तथा निज़ाम शाही सुल्तान हुसैन निज़ाम शाह को बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में भेज दिया। ध्यातव्य है कि 1632 ईस्वी में शाहजहां ने महावत खां के नेतृत्व में दौलताबाद दुर्ग को जीतने के लिए एक सेना भेजी तथा अहमदनगर के वजीर फतेह खां को 10,50,000 रुपये घूस देकर दौलताबाद दुर्ग प्राप्त कर लिया। दौलताबाद दुर्ग का पतन अहमदनगर राज्य का पतन था। सुल्तान हुसैन शाह को बंदी बनाकर अहमदनगर राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। वह युग्म कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, उसको इंकित करें। यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर ये है जो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि उपयुक्त युग्मों में विकल्प डी सुमेलित नहीं है। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का शासक था, न कि अहमदनगर का। जबकि बाज बहादुर मालवा बिल्कुल सही है। कुतुब शाह गोलकुंडा सही है। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात ये भी सही है। तो जो सही नहीं है वो ऑप्शन है हमारा डी, यूसुफ आदिल शाह। ये अहमदनगर ना होकर यह होगा बीजापुर का शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? हैदराबाद। दक्षिण भारत में हैदराबाद से 7 मील पश्चिम में बहमनी वंश की राजधानी गोलकुंडा के विस्तृत खंडहर फैले हुए हैं। यह देवगिरी के यादवों तथा वारंगल के काकतीय नरेशों के अधिकार में भी रहा था। मुगल काल में औरंगजेब ने गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का अंत करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। उस युग में यह हीरो के लिए प्रसिद्ध था। निम्नलिखित में से कौन सा है जो सही सुमेलित है? होयसल,
द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी, जबकि काकतीय वंश की राजधानी वारंगल तथा यादव वंश की राजधानी देवगिरी में थी। पांडेय वंश की प्रारंभिक राजधानी कोरकई में अवस्थित थी, जिसे बाद में मदुरा स्थानांतरित कर दिया गया, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? होयसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, सुमेल करिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही का चयन करिए। पल्लव वंश, पांड्य वंश, यादव वंश, काकतीय वंश और इनकी राजधानी दी गई है। तो पल्लव वंश ये संबंधित है कांची से, पांडेय वंश ये संबंधित है मदुरा से, यादव वंश ये संबंधित हैं देवगिरी से और काकतीय वंश ये संबंधित है वारंगल से। हमारा सही उत्तर है बी, पल्लव, कांची, पांडेय, मदुरा, यादव, देवगिरी, काकतीय, वारंगल। होयसल स्मारक ये पाए जाते हैं कहाँ? हलेबीड और बेलूर में। हलेबीड और बेलूर में। होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हलेबीड है, जो कर्नाटक के हासन जिले में है। इसकी ख्याति इसकी स्थापत्य की विरासत के कारण है। हलेबीड के वर्तमान मंदिरों में होयसलेश्वर का प्राचीन मंदिर विख्यात है। यह मंदिर 12-13वीं सदी का है। होयसल काल में निर्मित चेनाकेशव मंदिर बेलूर में अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण होयसल वंश के शासक विष्णुवर्धन ने प्रारंभ करवाया था। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? हलेबीड। निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? यह है गोल गुंबद बीजापुर में। बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद के नाम से विख्यात है। यह भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है तथा विश्व के विशालतम गुंबदों में से एक है। इसका बाह्य भाग देखने में एक प्याली की भांति लगता है तथा इसके प्रत्येक कोनों पर कंगूरों की व्यवस्था है। निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासक से सुमेलित करिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करिए। दोहरा गुंबद, अष्टभुजीय मकबरा, सत्य मेहराबिया मकबरा और गोल गुंबद। तो दोहरा गुंबद ये सुमेल होगा सिकंदर लोदी से। अष्टभुजीय मकबरा ये शुमेल है शेरशाह से। सत्य मेहराबिया मकबरा इसका शुमेल है बलबन से और गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह से। तो हमारा सही उत्तर है बी, 4, 1, 3, 2। देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। दोहरा गुंबद सिकंदर लोदी, अष्टभुजीय मकबरा शेरशाह, सत्य मेहराबिया मकबरा बलबन और गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह। मांडू में स्थित जंतर महल का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया था? तो इसका आंसर स्टार है, क्योंकि मांडू में स्थित जंतर महल ऐसा कोई महल नहीं है, जहाज महल है और जहाज महल का निर्माण जो है वो करवाया था गयासुद्दीन खिलजी ने। गयासुद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था, जिसका नाम था जहाज महल। तो इसलिए इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया था। मांडू में जहाज महल एक लोकप्रिय स्मारकीय इमारत है। इस महल का निर्माण सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के शासन में किया गया। मांडू में कोई जंतर महल नहीं है, बल्कि जहाज महल है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरसित यानी डिलीट कर दिया था। मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्न में से किस शासक ने करवाया था? ये जो ऊपर क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं गयासुद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसलिए स्टार आंसर है। गुजरी महल किसने बनवाया था? ये बनवाया था मान सिंह ने। गुजरी महल का निर्माण मान सिंह ने करवाया था। गुजरी महल राजा मान सिंह तोमर ने 1510 ईस्वी में बनवाया। स्थापत्य के क्षेत्र में यह एक अद्भुत नमूना है। राजा मान सिंह एक महान विजेता भी था। निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? अदीना मस्जिद मांडू ये सुमेलित नहीं है। बाकी लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर सही है। दाखिल दरवाज़ा गौड़ सही है। 3 दरवाज़ा अहमदाबाद सही है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पश्चिम बंगाल के पंडुआ स्थित अदीना मस्जिद, जामा मस्जिद जिसे कहते हैं, एक प्रसिद्ध भग्नावशेष है जिसे 1360 ईस्वी के आसपास बंगाल के शासक सिकंदर शाह के शासनकाल में निर्मित किया गया था। इस मस्जिद में 400 गुंबद हैं तथा एक वर्गाकार कक्ष में सिकंदर शाह की कब्र है। इस मस्जिद में हिंदू वास्तुकला का प्रभाव स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि इसके कई भाग पुराने हिंदू मंदिर एवं महलों के अवशेष हैं। अन्य युग में सभी सुमेलित हैं। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। दक्षिण भारत के पोलीगार ये थे क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। पोलीगार एक सामंतवादी उपाधि थी जो दक्षिण भारत के नायक शासकों द्वारा 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान नियुक्त किए गए क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रकों के एक वर्ग को प्रदान की गई थी। तो ये टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। थैंक यू।